नमस्ते बच्चों, मैं शशिकांत। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉडर्न यूएसए का जो हम लोग का पेपर है MSHB 542B, उसमें अमेरिकन जो क्रांति है उसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हुए हम लोगों ने सप्तवर्षीय युद्ध के प्रभाव तक बातचीत की थी। इस बातचीत को आगे कंटिन्यू करते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध के अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके कारण जो है अमेरिकी जो जगह थी या अमेरिका जो था वहाँ पे, यानी कि जो ब्रिटेन का जो उपनिवेश था, वहाँ पे क्रांति की परिस्थितियाँ प्रवृत्तियाँ बन रही थीं। सबसे बड़ी बात ये कि ब्रिटिश सरकार ने जो नए अधिनियम बनाए थे, ख़ास तौर से ब्रिटिश सरकार ने 1763 ईस्वी में ये अनुभव किया कि अमेरिका पर खर्च अधिक और लाभ कम हो रहा था, अर्थात कर की कम वसूली हो रही थी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए लॉर्ड ग्रेनविल जो थे, उन्होंने 4 अधिनियम प्रस्तावित किए, जिनमें दो प्रमुख थे। वो था मोलासेस एक्ट, जिसके अनुसार चीनी के व्यापार पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था, और शराब, रेशम, काफ़ी और अन्य विलासिता से संबंधित सारी वस्तुओं पर सीमा कर लगा दिया गया था। इस अधिनियम को सख्ती से लागू किया गया और सीमा शुल्क अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वो इसका दृढ़ता से पालन करें। संदिग्ध स्थानों की छापामारी का भी अधिकार जो है वो शाही अधिकारियों को दे दिया गया था। दूसरा एक स्टाम्प एक्ट था, जिसके अनुसार समाचार पत्रों, पुस्तकों और कानूनी कागजातों के लिए रसीदी स्टाम्प लगाना जरूरी हो गया था। अंग्रेजी हुकूमत ने इसे सख्ती के साथ लागू किया तो कर दिया, परंतु तत्काल प्रभाव से इसका विरोध होने लगा उपनिवेशों में। इसके विरोध में यत्र तत्र हिंसक उपद्रव होने लगे थे। उपनिवेशों की विधानसभाओं में प्रतिवाद प्रस्तावित होने लगे थे। न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके अनुसार बस्तियों के प्रतिनिधियों ने नए कर लगाने के लिए इंग्लैंड के वैधानिक अधिकारों को चुनौती दी थी। अमेरिकियों ने एक नारा दिया था उस जमाने में, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, अर्थात प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यही नारा जो था वो शहरी उच्च वर्ग से लेकर ग्रामीण निम्न वर्ग तक ब्रिटिश उपनिवेशवादी व्यवस्था के खिलाफ जो है वो सीधे तरीके से अमेरिकी क्रांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण रूप से सामने आने वाले एक विचारधारा के एक वाहक के रूप में माना गया। दूसरी बात यह कि इस नारे को शहरी उच्च वर्ग से लेकर ग्रामीण निम्न वर्ग तक के लोगों के बीच में व्यापक जनाधार मिल रहा था। अंग्रेजी हुकूमत की दोषपूर्ण कार्रवाइयों का प्रतिकार करने के लिए अनेक संस्थाएं बनाई गई। स्वाधीनता के पुत्र, स्वाधीनता की पुत्रियां, इस प्रकार के तमाम प्रचार और संगठन के कार्यों में जिन व्यक्तियों ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया, उनमें सैमुअल एडम्स का नाम प्रमुख है। इस व्यक्ति ने जनसाधारण में स्वतंत्रता की भावना को जागृत करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अमेरिकी जनता के व्यापक विरोध के कारण 1766 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट को रद्द कर दिया गया, किंतु सिद्धांततः ब्रिटिश सरकार कर लगाने के अपने वैधानिक अधिकार को छोड़ने पर सहमत नहीं हुई। फिर भी जिस तरह से संगठित होकर अमेरिकी वासियों ने स्टाम्प एक्ट का विरोध किया, उससे एक बात साफ तौर पर जाहिर हो गई कि उपनिवेशों में अब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक अलग हवा बह रही थी। वैसे उपनिवेशवासियों में आपसी संपर्क सूत्र का अभाव था, परंतु स्टाम्प एक्ट के विरोध ने उन्हें शीघ्र एकता के सूत्र में बांध दिया और उनकी एकता का पहला निशान बना इंग्लैंड का नवीन कर सिद्धांत। अमेरिकियों की यही एकता अमेरिकी क्रांति का आधार भी बन रही थी। एक जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना घटी वो बोस्टन की घटना थी। ब्रिटेन की लॉर्ड नॉर्थ सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को राहत पहुंचाने के लिए चाय की तस्करी रोकने के लिए 1773 ईस्वी में कंपनी को सीधे अमेरिका चाय ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी। सरकार को नए आदेशों के अनुसार कंपनी और अंग्रेजी हुकूमत को लाभ देने के साथ ही साथ अमेरिकियों को चाय भी इससे सस्ती मिलती, परंतु ब्रिटिश सरकार की इस नवीन योजना को नई शरारत घोषित करके उसकी तीव्र आलोचना की गई। अमेरिकी आंदोलनकारियों का कहना यह था कि सस्ती चाय मिलने के बहाने इंग्लैंड बाहरी कर लगाने के अधिकार को बनाए रखना चाहता है। लोगों का विरोध बढ़ता गया और वहाँ पे परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि दिसंबर 1773 ईस्वी में बोस्टन बंदरगाह पर बिक्री हेतु जहाज में जो चाय लाद कर लाई गई, उसे सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकी
जहाज पर चढ़ गए और $50,000 की कीमत की चाय पानी में फेंक दी। यह घटना बोस्टन के टी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक ऐसी चुनौती बन के सामने आई जिसके निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 5 अधिनियम घोषित किए। ये जो नए अधिनियम 5 घोषित किए गए, इन अधिनियमों के अनुसार स्थानीय स्वशासन को भंग कर दिया गया और बोस्टन बंदरगाह को भी भंग कर दिया गया। शहर में सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अंग्रेजी सैनिकों को भी सभी जगह फैला दिया गया और धीरे धीरे अमेरिकी क्रांति का प्रारंभ हो गया। ब्रिटिश सरकार की इन दमनकारी नीतियों के कारण अमेरिकियों का आक्रोश और भी बढ़ने लगा था। अपने विरोध को व्यापक बनाने के लिए ही उपनिवेशवासियों के प्रतिनिधियों की पहली कांग्रेस 1774 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में बुलाई गई और जब ये फिलाडेल्फिया में बुलाई गई तो इस कांग्रेस में अमेरिकियों के अधिकारों की घोषणा की गई तथा 1765 ईस्वी के बाद लागू किए गए सभी कानूनों को रद्द करने की प्रार्थना भी की गई। इसके साथ ही इस कांग्रेस में अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार करने की धमकी भी दी गई। उपनिवेशों में सुरक्षा समितियों के गठन का कार्य प्रारंभ किया गया और लोग अपने हथियारों के साथ हथियारबंद होने लगे। 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को लिंकस्ट में अमेरिकियों द्वारा पहला सैनिक टकराव हुआ, जिसको देखते हुए ब्रिटेन ने अमेरिकी उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया। 1776 तक अंग्रेजी सेना का पक्ष मजबूत रहा। कुछ समय के बाद अमेरिकियों को यह समझाने में सफलता मिलने लगी कि हमारी सैनिक सफलता के लिए विदेशी सहायता आवश्यक है और यदि यह विदेशी सहायता समाप्त कर ली गई तो ये सफलता हमको नहीं मिलेगी। जब तक ब्रिटेन से संबंध विच्छेद नहीं कर लिया जाता, इस स्थिति से उबरने के लिए फिलाडेल्फिया ने 9 जुलाई 1776 में अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटेन से अपनी मुक्ति की घोषणा कर दी। कहने का मतलब कि वो तमाम परिस्थितियां और प्रवृत्तियां बन रही थी जिन परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के आधार पर ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिकी लोग ये सोचने लगे थे कि यदि इनकी राजनीतिक प्रभुसत्ता और इनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर जो हमारे ऊपर जो दबाव समूह की परिस्थितियां जो काम कर रही हैं, यदि इनसे हम मुक्त हो गए तो हमारा कल्याण हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1776 ईस्वी में शुरू होने वाली अमेरिकी क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं है। इस घटना के पीछे, इस क्रांति के पीछे तमाम ऐसे कारण विद्यमान हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत दिनों से कार्य कर रहे थे। दीर्घ काल तक स्थानीय स्वशासन के कारण जहां एक और स्वच्छ वातावरण का निर्माण हो रहा था, वहीं 7 वर्षीय युद्ध के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने जब अमेरिकी उपनिवेशों पर नए कर लगाने और व्यापार को अनुशासित करने के जो नए प्रयास शुरू कर दिए थे, तब उपनिवेशों में इस प्रकार की तत्काल प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इससे उपनिवेशवासियों ने अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकारों का उपनिवेशवाद को हत्यारा समझा और इन्हीं परिस्थितियों से निपटने के लिए लोकल लोगों ने, खासतौर से अमेरिका में उपनिवेश से दबे हुए लोगों ने, उपनिवेशवादी व्यापार से शोषित और पीड़ित लोगों ने अपनी आज़ादी की घोषणाएं कर दी। जहाँ तक अमेरिकी क्रांति का प्रभाव है या अमेरिकी क्रांति का संदर्भ है, वो इस बात की तरफ हमको इंगित करता है या हमारा इशारा इस बात की तरफ ले जाता है कि अमेरिका में जब एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, तब उसके नेतृत्व को वहाँ की जनता ने एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में फलीभूत देखा, जिसे अमेरिकी क्रांति की संज्ञा दी जाती है। यह क्रांति पूर्ण रूप में सफल भी हुई। इसके लिए अमेरिकी इतिहास में व्यापक प्रभाव हुए ही विश्व इतिहास पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने लगा था। जहाँ तक स्वतंत्रता की भावना का जन्म का संदर्भ है, अमेरिकी क्रांति विश्व सभ्यता के इतिहास में आधुनिक मानव की प्रगति का एक महत्वपूर्ण मोड़ लेने वाली क्रांति थी। यह क्रांति वस्तुतः एक मध्यम वर्गीय क्रांति थी, परंतु जनसाधारण ने भी कम महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया था इसमें। इस क्रांति ने विश्व की जनता को यह दर्शाया कि राष्ट्रीय जनता की भावना को जागृत करने पर उपनिवेशों को पराधीन बना के रखना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड को अमेरिकी उपनिवेशों को अपने भाग्य का निर्धारण करने का अधिकार मिल गया और अमेरिका स्वतंत्र हो गया। 1776 ईस्वी से लेकर 100 वर्षों तक के कठोर संघर्ष के बाद अमेरिका को स्वतंत्रता मिली और उसकी स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद से ही दुनिया में ज्ञात और अज्ञात उपनिवेशों की स्वतंत्रता का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो पाया। दूसरा संदर्भ इस क्रांति के विषय में सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये अमेरिकन क्रांति ही थी या अमेरिका की क्रांति ही जो थी जिसने विश्व इतिहास में लोकतंत्रात्मक सत्ता को जन्म देने का अपना महत्व रखती है। इंग्लैंड की 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति ने प्रतिनिधि सत्तात्मक प्रथा को जन्म दिया।
लेकिन अमेरिका ने जिस सत्ता की स्थापना की, पहली बार सर्वसाधारण को मताधिकार प्राप्त हुआ, सीमित ही स्तर पर, परंतु युद्ध के कारण अमेरिका ने अपना पूरा संविधान लिखा और 1789 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सभी राज्यों में संविधान सही तरीके से लागू हो पाया। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ इस अमेरिकी क्रांति के बाद हमारे सामने दिखता है या हमको दिखाई देता है, वो है धर्मनिरपेक्षता का जन्म। अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप ही अमेरिका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन पाया है। यह हमें ध्यान देना होगा कि अमेरिका ही दुनिया का वो पहला राष्ट्र था जिसने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा। अमेरिका ने अपने संविधान में यह स्पष्ट रूप से लिखा कि अमेरिकी संसद न तो किसी धर्म विशेष को मान्यता देती है, न ही किसी विशेष धर्म का पालन करती है, न ही किसी विशेष धर्म के पालन पर प्रतिबंध लगाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अमेरिका ने उपनिवेशों को मिलाकर एक लोकतंत्रात्मक संघ की स्थापना की। आज़ादी की घोषणा के पत्र में कहा गया था कि अमेरिकी सरकार की स्थापना और मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए की जाती है। अमेरिकी सरकार को उचित अधिकार प्रजा की स्वीकृति पर मिलते थे, परंतु जब सरकारी शासन तंत्र प्रजा से प्राप्त अधिकारों का विधाता बन जाते, तब लोगों को यह अधिकार है कि वे सत्ता परिवर्तन कर दें और शासन तंत्र उनके हित में काम कर सकें। 13 राज्यों को आपस में मिलाकर उन लोगों ने एक पूरा संविधान बनाया, जिस संविधान के आधार पर गणतंत्र की स्थापना की गई और संसद पद्धति को मान्यता प्रदान की गई। संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य अधिकारों का विभाजन किया गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की गई। चूँकि अमेरिकी स्वाधीनता के संविधान के निर्माण में यह मध्यम वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान था, इसलिए उन लोगों को अपने हितों को ध्यान में रखा गया। अमेरिकी संविधान में मताधिकार तो दिया गया, लेकिन बहुत ही सीमित लोगों को। जिस समय अमेरिकी स्वतंत्रता प्रारंभ हुई थी, उस समय अमेरिका की जनसंख्या लगभग 20 लाख के आसपास थी, जबकि मताधिकार केवल 1,20,000 लोगों को ही प्राप्त था, अर्थात केवल 5.5% लोगों को ही वहाँ पे मताधिकार प्राप्त था। जो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है, वो है अमेरिकी क्रांति के पश्चात अमेरिका में औद्योगिक विकास बहुत तेज़ी से हुआ। इंग्लैंड ने अमेरिका पर अपने व्यापार और औद्योगिक कानूनों से अनेक प्रकार के कानून लाद दिए, जिसके कारण अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। अमेरिका में औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब शस्त्रों की कमी महसूस हो रही थी, तो अमेरिकियों ने उद्योग धंधों को स्थापित करने शुरू कर दिए थे और बहुत ही जल्द ही इस क्षेत्र में विकास किया गया। अमेरिका ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। जब इससे भी स्थिति नहीं सुधरी, तो सभी राज्यों ने अपने नागरिकों पर कर लगाना शुरू कर दिया, जिससे वित्तीय स्थिति में भी सुधार कायम होने लगा था। इसके बाद जो महत्वपूर्ण संदर्भ सामने आता है, वो सामाजिक सुधार का आता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात सामाजिक परिणाम के रूप में हम देखते हैं, युद्ध के पश्चात अंग्रेजों की सहायता करने वाले टोरी दल के लोगों ने युद्ध के पश्चात वहाँ रहना उनका मुश्किल हो गया था, अतः वे अपनी संपत्ति और बड़ी रियासतें छोड़कर पलायन करने लगे थे। इन लोगों से प्राप्त संपत्ति और रियासतों को लेकर अमेरिकी सरकार ने उपनिवेशवासियों के मध्य वितरित कर दिया। इस क्रांति के पश्चात ही समाज के सभी वर्गों में समान रूप से लाभ नहीं मिल रहा था, खासतौर से विशेष करके स्त्रियों और गुलामों को। यद्यपि स्त्रियां युद्धों के दौरान जासूसी करने, अस्त्र शस्त्र बनाने और मोर्चे पर कपड़ा और भोजन पहुंचाने का कार्य निपुणता के साथ करती थी, फिर भी उनके साथ भेदभाव का कार्य किया जाता था। इस क्रांति का गुलामों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। युद्ध के दौरान बहुत सारे गुलाम जो पकड़े गए, या तो उन्हें जीवन त्याग करना पड़ा या बंधुआ मजदूर के रूप में जीवन व्यतीत करना पड़ा। कुछ नए नियम भी लागू किए गए उत्तराधिकार के विषय में। इसके अंतर्गत संपत्ति में पुत्रियों को भी निश्चित अधिकार दिया गया। स्वतंत्रता संघर्ष के पश्चात युद्ध बंदियों और युद्धबारियों और निगरों को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिला था, फिर भी युद्ध होने से उनमें नए जीवन का संचार होने लगा था। अमेरिकी क्रांति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में जातीय समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश को माना जा सकता है। इसके तहत प्रत्येक राज्य के प्राचीन अंग्रेजी चर्च को नष्ट करने की उनकी जगह धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। एक विशेष प्रकार का विधेयक टॉमस जेफरसन द्वारा पारित करवाया गया, जिसके अनुसार धार्मिक मामले में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार अमेरिका में पहली बार धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही शिक्षित वर्ग के लोगों द्वारा पलायन करके
चले जाने से शिक्षा कार्य में बाधा पहुंच रही थी। आप इस बात से जानकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं बच्चों कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में केवल यहाँ की जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे सिर्फ एक कुलपति और 4 प्रोफेसर और 3 लड़के बचे रह गए थे। पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य भी लगभग बंद हो गया था। युद्ध की समाप्ति के पश्चात प्रजातंत्र की स्थापना होने के कारण लोग शिक्षा की आवश्यकता को महसूस करने लगे थे। इस प्रकार शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में नए बीज बोए गए। इन क्षेत्रों में जेफरसन की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अमेरिका ने लगभग सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की। शायद यही कारण था आज इसकी गिनती विश्व के महान राष्ट्रों में होती है। दूसरी बात यह कि अमेरिकी क्रांति का जो सबसे अधिक जो प्रभाव था, वो बाह्य प्रभाव जो था वो इंग्लैंड के ऊपर पड़ा था, आयरलैंड के ऊपर, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों पे भी इस क्रांति का प्रभाव पड़ा था। अमेरिकी क्रांति का इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में काफ़ी महत्व रहा है। युद्ध के दौरान तत्कालिक राज इंग्लैंड का जो राजा था जॉर्ज तृतीय, उसकी बढ़ती हुई राजशक्ति से उदारवादी काफ़ी परेशान थे। वह ऐसे मौके की तलाश में थे कि जॉर्ज तृतीय की शक्ति को किसी प्रकार कुचल दिया जाए, और यह मौका उन्हें अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इंग्लैंड की असफलता के कारण मिल गया और उन्होंने अपनी सारी जो समस्याएं थी वो जॉर्ज तृतीय के ऊपर डाल दी और राजा की निरंतर बढ़ती हुई शक्ति को रोक लगा दिया गया। इस प्रकार जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत और संसदीय शासन की शुरुआत इंग्लैंड में अमेरिकी स्वतंत्रता के पश्चात दिखती है। एक अन्य जो महत्वपूर्ण संदर्भ है वो ये कि अमेरिका द्वारा उपनिवेश पुनः प्राप्त करने से इंग्लैंड के व्यापार को काफ़ी क्षति पहुंची। यही कारण है कि उन्होंने अपनी औपनिवेशिक नीति में सुधार किया तथा अन्य उपनिवेशों के साथ मित्रता वाले संबंध स्थापित कर लिए थे, जिसके फलस्वरूप यह उपनिवेश पर उतने दिनों तक शासन स्थापित कर सकें जितने दिनों तक उनकी पूरी व्यवस्था चल सके। इंग्लैंड में जितने राजनीतिक कैदी थे या उन्हें पहले अमेरिका दंड स्वरूप भेज दिया जाता था, अब वे अमेरिकी उपनिवेश उनके हाथों से चले जाने के कारण ऑस्ट्रेलिया भेजे जाते थे। यद्यपि ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 में ही हुई थी और यहाँ बहुत कम संख्या में लोग निवास करते थे, तथापि कैदियों की बड़ी संख्या में भेजा गया। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने भी ब्रिटिश बंदियों को, जिनकी संख्या लगभग 50,000 के आसपास थी, उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया आबाद हो गया और उसके विकास का मार्ग निरंतर प्रशस्त हो गया। इस क्रांति के फलस्वरूप जहाँ एक और इंग्लैंड के हाथ से अमेरिकी उपनिवेश निकल गया, उसी प्रकार इस अवसर का लाभ उठाते हुए भारत स्थित तमाम फ्रांसीसियों की शक्तियों को नष्ट कर दिया गया और भारत में वो अपना साम्राज्य विस्तार करने में सफल हुए, खासतौर से इंग्लैंड के लोग। अमेरिकी क्रांति का फ्रांस पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले फ्रांसीसियों द्वारा यह महसूस किया जाने लगा था कि जिन आदर्शों की रक्षार्थ के हेतु वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं सिद्धांतों को उनके देशों में अवहेलना की जा रही है। अमेरिकी क्रांति की भावना जनमानस तक पहुंचने में फ्रांसीसी अधिकारी लफायते और अमेरिकी दार्शनिक फ्रैंकलिन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने उपनिवेशवादियों का संघर्ष का साथ देकर शतवर्षीय युद्ध में हुए अपनी पराजय में बदल दिया। इस युद्ध के दौरान उन्हें कोई खास लाभ नहीं पहुंचा, कुछ प्रादेशिक आय जरूर प्राप्त हुई, परंतु युद्ध के दौरान हुए अत्यधिक व्यय ने आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिए थे। इस संकट से बाध्य होकर अंत में 1789 ईस्वी में 16वें स्टेटस जनरल की बैठक बुलानी पड़ी, जिससे फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभिक चरण माना जाता था। अमेरिकी क्रांति का उपनिवेशवाद विरोधी विचारों पर तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के इच्छुक देशभक्तों पर व्यापक प्रभाव पड़ने लगा था। वे इस क्रांति से बहुत ही प्रोत्साहित हुए। कारण यह था कि घोषणा पत्र में लिखे गए सिद्धांत न केवल एक राष्ट्र की स्वतंत्रता की घोषणा का कारण थे, बल्कि 19वीं शताब्दी में होने वाले राजनीतिक दर्शन की वे सामाजिक विचारों की भूमिका में भी निहित थे। इस क्रांति ने वाणिज्यवादी सिद्धांतों को बिल्कुल समाप्त कर दिया, क्योंकि वाणिज्यवादी प्रवृत्ति जो थी वो आर्थिक शोषण द्वारा ही अपने देश का विकास कर सकते थे, जो कि एक गलत प्रवृत्ति थी। अतः इसका अंत होना आवश्यक था। अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता के कुछ वर्षों के पश्चात ही इंग्लैंड को व्यापारिक लाभ प्राप्त होने लगे थे। लेसर फेयर के सिद्धांत ने भी इस प्रवृत्ति पर काफ़ी प्रभाव डाला। इस सिद्धांत ने वाणिज्यवादी आस्था को भंग करके मुक्त व्यापार की तरफ बढ़ावा दिया।
इस प्रकार कई अन्य देशों के भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित हुए, जिनमें स्पेन और हॉलैंड जैसे देश भी सम्मिलित थे। इस क्रांति के प्रभाव को देखते हुए अंततः यह कहा जा सकता है कि विश्व इतिहास में इसका विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ महत्वपूर्ण स्थान है। सर्वप्रथम इसने ही राजा के दैवीय अधिकार और कुलीन तंत्रों का अंत कर एक नए प्रकार की शासन व्यवस्था को कायम किया। ऐसी शासन व्यवस्था जो कि राजतंत्र के सिद्धांत पर आधारित थी। अमेरिका में ही सर्वप्रथम लिखित संविधान की संरचना की गई और एक नए प्रकार की शासन व्यवस्था को कायम भी किया गया। इसके साथ ही इस क्रांति ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी देश के अंदर राष्ट्रीयता की जो भावना होती है वो उभर के जब आ जाए तो उसको बहुत दिनों तक दबा के नहीं रखा जा सकता। यही कारण है कि इससे प्रभावित होकर प्रजातांत्रिक आदर्श की स्थापना के लिए बहुत सारे देशों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई और सभी राष्ट्र जो थे वो प्रजातंत्र की चाह में आगे बढ़ रहे थे। कहने का संदर्भ ये है कि इस बात से हम इस बात की तरफ इंगित हो सकते हैं कि अमेरिकी क्रांति एक ऐसी घटना थी जिसने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में नए सिद्धांतों की स्थापना की और एक नए प्रकार के समाज को, एक नई प्रकार की दुनिया की तरफ इंगित किया। जहाँ तक इसके स्वरूप का संदर्भ है तो अमेरिकी क्रांति के स्वरूप को दृष्टिपात करते हुए निसंकोच रूप से हम ये कह सकते हैं कि यह क्रांति एक मध्यम वर्गीय क्रांति थी। इसकी पुष्टि इस घोषणा पत्र के हस्ताक्षर करने वालों की सूची से ही तय हो जाती है, जिसमें वकीलों की संख्या लगभग 28, 19 सौदागर और 8 बगीचों के मालिक और 7 बड़े किसान और विभिन्न पेशों से जुड़े हुए लोग थे। परंतु इसे पूर्णतः ऐसा ही कहना अनुचित होगा, क्योंकि यह एक ऐसी लोकप्रिय जन क्रांति भी थी जो न कि किसी वर्ग विशेष की क्रांति थी, बल्कि उपनिवेश के जितने भी लोग थे वे सभी इंग्लैंड की शोषण की नीति के विरुद्ध थे। अतः उन लोगों ने प्रतिशोध स्वरूप युद्ध में भाग लिया था। इस प्रकार समाज के सभी वर्गों द्वारा इस आंदोलन में लोग सम्मिलित हुए और नए संविधान का निर्माण किया गया और उसे बिल ऑफ राइट्स कहा गया। कहने का मतलब ये है कि नेतृत्व का दृष्टिकोण जो था वो मध्यम वर्गीय क्रांति का था, परंतु इसे सफल बनाने में जनसाधारण का भी सहयोग जो था वो कम नहीं था। प्राचीन काल से चली आ रही औपनिवेशिक व्यवस्था को समूल नष्ट करके राष्ट्रीय पूंजीवाद की स्थापना करके उसे नए विकास के मार्ग की तरफ प्रस्तुत करना ही अमेरिकी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ था। इन सारे संदर्भों को सोचने के बाद इस संदर्भ के निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि अमेरिकी क्रांति वस्तुतः एक ऐसी क्रांति थी या एक ऐसा संदर्भ थी जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ अमेरिका के मूलवासियों द्वारा किया गया प्रतिकार के फलस्वरूप जो परिस्थितियां सामने आई थी उसी का पर्याय अमेरिकी क्रांति थी। धन्यवाद।